जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें जो है आपके 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 6 की हिस्ट्री के। आज जो है हम चैप्टर नंबर 10 को जो है अच्छे से समझेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम अच्छे से आज समझेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 10 क्या है? ये है व्यापारी, राज्य और तीर्थयात्री। कौन कौन से तीर्थयात्री यहाँ पे आए थे भारत में और उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फाहियान हो गया, हुएंसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, इन सब के बारे में जो है हम इसमें पढ़ेंगे। राज्य के बारे में पढ़ेंगे और व्यापारी, व्यापार मतलब उस टाइम पे जो है व्यापार काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो वो मतलब कहाँ से कैसे किस प्रकार से हुआ करता था, ये सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज जो है हमारी क्लास 10th है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। हमें व्यापार के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जो व्यापारी है उनके बारे में हमें जानकारी किस प्रकार से मिलती है? अब आप ही बताइए, जैसे व्यापार कैसे हुआ होगा। जैसे समुद्री मार्ग हो गया, उनके सारे जो यहाँ से इधर जो है सामान जाया करता होगा, इधर से जो है यहाँ पे सामान आता होगा हमारे भारत में, भारत से जो है दूसरी जगह जाता होगा जहाँ पे हमारे पोर्ट या बंदरगाह जो होते हैं ना, वो होंगे बंदरगाह, वहां से जो है सामान क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे। हमारा साउथ इंडिया जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है व्यापार की दृष्टि से। यहाँ पे रोम का जो है रोमन सिक्के आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं, सोने के सिक्के रोमन। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो है रोम के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यापार हुआ करता था। तो एक बार हम लाइन पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत, ये है हमारा साउथ इंडिया। ये आप लोगों ने देखा, ये क्या है हमारा साउथ इंडिया। यहाँ पे जो है सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च जो होती है वो और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो हमारा साउथ इंडिया था वो किस किस चीजों के लिए प्रसिद्ध था? किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, स्पेशली को क्या, स्पेशली काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए जो है काफी ज्यादा मशहूर था हमारा साउथ इंडिया। आप लोग जानते होंगे कि काली मिर्च जो है वो काफी ज्यादा मतलब इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। जैसे रोमर के जो लोग थे उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनको इसका स्वाद जो है ना बहुत ज्यादा पसंद था। अभी ना आप ना मूवी देखना बाहर की, इंडिया से बाहर की जो मूवीज होती है, यूरोपियन मूवीज जो हो गई, उनकी आप मूवीज देखना या फिर उनके सीरियल जो होते हैं वो देखिएगा। उसमें ना आपको काली मिर्च का प्रयोग ना बहुत ज्यादा दिखेगा और किसी मसाले का आपको प्रयोग नहीं होगा, वहां पे कोई हल्दी वगैरह ये सब यूज नहीं होगा। लेकिन काली मिर्च हर किसी पे ना, मतलब काली मिर्च का प्रॉपर पाउडर बना के उसके बाद जो है वो छिड़का जाता है। कोई भी चीज वो खा रहे हैं उसके ऊपर छिड़क के, जैसे कि मान लीजिए कोई नॉनवेज खा रहा है तो चिकन के ऊपर वो क्या करेंगे, उसको काली मिर्च को छिड़क के उसके बाद वो खाएंगे। कोई और मसाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। काली मिर्च जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी, उस समय से ही प्रसिद्ध है और आज भी आप लोगों को इस चीज का प्रभाव देखने को मिलेगा। कीमती पत्थर जो है ये भी हमारे साउथ इंडिया में मिलता है। आपको ये याद रखना क्या किस किस के लिए हमारा जो साउथ इंडिया वो मशहूर था, कौन कौन से व्यापार यहाँ से हुआ करते। सोना यहाँ पे बहुत अच्छा था, मसाले थे स्पेशली काली मिर्च, मसाले और कीमती पत्थर, कीमती पत्थर। तो आप लोगों को ये तीनों चीजें याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा साउथ इंडिया वो किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ऑब्वियसली जो व्यापारी है, जो व्यापार करने वाले व्यक्ति है, वो क्या है, व्यापारी उनको कहा जाता है। और ये व्यापार कैसे करते हैं? सड़कों से करते होंगे, जहाजों के जो है उसके अनुसार जो है ये जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते होंगे। अभी भी हम जो व्यापार देखने को हमें मिलता है तो कैसे, जो समुद्री जहाज है उस पे ही तो लाद लाद के जो है, जो हमारा बंदरगाह होता है, जो हमारा पोर्ट होता है, वहां से जो है सामान को चढ़ाया जाता है और दूसरी जगह जो है भेजा जाता है। या फिर हमारे जो सड़क वाले रास्ते हैं, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली से आप लोगों को, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति है, इसके पास ना पेंसिल्स है, क्या है, पेंसिल। मान लीजिए इसके पास ये देखिए, इसके पास बहुत सारी पेंसिल है। अब इसको जो है पेंसिल जो है, अब इसके भाई दूसरी जगह इसको अच्छे रेट में मिल रहा है। ये यहाँ, ये कहाँ रह रहा है, ये मान लीजिए आप लोग एमपी में रह रहा है। अब दिल्ली में जो है इसके रेट बहुत ज्यादा है, एमपी में इसके रेट कम है। एमपी में जो है ये 5 रुपीज का मिलता है एक पेंसिल, और वहीं दिल्ली की हम बात करेंगे तो दिल्ली में जो है 10 रुपीज का मिलता है। तो अब ये व्यापारी व्यक्ति क्या करेगा, ये जो है अपना सामान जो है बाय रोड जो है वो कहाँ पहुंचाएगा, दिल्ली पहुंचाएगा। अपनी पेंसिल जो है वो दिल्ली पहुंचाता है और इसके बाद जो है इसको मुनाफा मिलेगा, मतलब रोड का खर्चा हटा के भी इसको ना फायदा होगा।
तो इसी तरीके से ना पहले भी हुआ करता, सड़कों के रास्ते से जो है वो रोम जो है पहुँचाया जाता था, जो सामान और होते थे, जो इंडिया के सामान थे वो रोम जो है पहुँचाया। रोम में ना काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था क्या चीज़? हमारे यहाँ की चीज़ें। काली मिर्च बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, सोना प्रसिद्ध था, कीमती पत्थर, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी इंडिया की जो चीज़ें थी वो कहाँ पे प्रसिद्ध थी? रोम साम्राज्य में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करती थी। तो जहाज़ों के किनारे पहुँचाया जाता था और साथ ही साथ सड़कों के रास्ते से भी जो है पहुँचाया जाता था। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के जो है मिले हैं, सोने के सिक्के, रोमन सोने के सिक्के। अब आप ही बताइए, आपको मतलब ये प्रूफ कैसे मिला कि मतलब इतने सालों पहले, इतने लाखों सालों पहले जो है हमारा रोम के साथ अच्छा व्यापार था। हमें भाई अभी मान लीजिए मैं हाँ, मैं इंडिया की हूँ, ठीक है? मैं इंडियन लड़की हूँ, ये देखिए, मैं इंडियन लड़की हूँ। अब जो है मेरे पास क्या होगा? मेरे पास तो रुपीज़ होगा। अब मेरे को जाना है यूएसए। अब यूएसए में मैं क्या करूँगी? अपना रुपीज़ जो है इनको दूँगी और इनसे जो है मैं क्या लूँगी? डॉलर लूँगी। तो इनका जो डॉलर है वो हमारे इंडिया में आ जाएगा। मैं इंडिया आई, डॉलर लेके मैं इंडिया आ गई। या फिर यहाँ का व्यक्ति जो है यहाँ पे आया तो इसका डॉलर जो है यहाँ पे मिल गया हमें। तो इंडिया में जो है आपको डॉलर देखने को मिलते हैं अभी भी, और जो हमारा यूएसए में है वहाँ पे आपको जो है रुपीज़ देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें सिक्कों से हमें पता चल रहा है कि यूएसए का जो है व्यापार इंडिया के साथ होता है। और भी देशों के साथ होता है, मैं बस ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा रही हूँ। तो वैसे ही जो है पहले भी हमें उनके यहाँ पे भी हमारी चीजें मिली होगी, उनकी चीजें जो है हमारे यहाँ पे मिली होगी, तभी तो हमें पता चलता है कि हमारा जो व्यापार है रोम के साथ हुआ करता था। तो सोने के सिक्के हमें मिले हैं, क्या मिले हैं हमें? रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। कहाँ से? अपने इंडिया से, अपने दक्षिण भारत से, हमारा जो साउथ इंडिया है वहां से आप लोगों को सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो इससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रोम के साथ जो है हमारा बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा व्यापार चल रहा था। आप ये देखिए, जो हमारा साउथ इंडिया है वो क्या है? साउथ पूरा जो इंडिया के नीचे वाला भाग है, ये क्या है? यहाँ पे ना पूरा पानी तटीय एरिया है। क्या है ये हमारा? ये ना हमारा तटीय एरिया। एक तरफ आपको अरब सागर मिलेगा, यहाँ पे आपको अरब सागर, अरब सागर, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। नीचे आप लोगों को हिंद महासागर मिलेगा। क्या मिलेगा? हिंद महासागर, महासागर। तो यहाँ से भी व्यापार होने के लिए जाता था, यहाँ से भी जाता था, यहाँ से भी जाता था, अलग अलग जो है कंट्रीज में। जो नाविक होते थे वो क्या करते थे? वो ना हवाओं का फायदा उठाते थे कि मतलब हवा ना इधर वाली साइड चल रही है, ऐसे हवा चल रही है, तो ये नाविक जो है इधर वाली तरफ ही चक्कू घुमाएगा। जो चक्कू होते हैं ना नाव में, वो घुमाएगा इधर वाली साइड। क्यों? क्योंकि हवा का फायदा हो रहा है भाई, जिधर हवा जा रही है उधर नाव जाएगी, तो उधर ही चक्कू घुमाना ज्यादा अच्छा है। अगर हम जो है उसके अपोजिट में घुमाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। जैसे कि आप अभी मान लीजिए आपके पास ना आपके पास कोई गाड़ी, कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे कि ये आपके पास कोई बहुत ज्यादा हैवी जो है वो चीज है, तो इसके पहिए ना इधर वाली साइड नहीं चल रहे। इसके देखिए ये स्लाइड है। ये आपके पास एक साइकिल मान लीजिए, या जो भी आपको मानना है वो मान लीजिए, साइकिल है। अब मैं यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगी तो मुझे ज्यादा मुश्किल होगी क्योंकि ढलान तो नीचे की तरफ है। अब मैं ऊपर से नीचे लेके जाऊंगी तो मुझे ज्यादा इजी होगा। तो वैसे ही हवाएं होती हैं, हवाएं जो है इधर की तरफ बहेगी, तो और हवाओं के साथ साथ अगर मैं अपना जो नाव का चक्कू होता है वो घुमाऊंगी तो वो जो है मुझे ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यही जो है क्या करते थे व्यापारी, जो है यही काम करते थे। तो ये जो है अलग अलग जगह पे जो है अरब वाली साइड जो है वहां पे भी व्यापार किया करते थे व्यापारी। तो रोम की तरफ जो है वहां पे भी व्यापार करते थे। अब ये देखिए, ये हमारी क्या है? काली मिर्च। क्या है गाइस? ये है हमारी काली मिर्च। काली मिर्च जो है रोमन साम्राज्य में काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी, इसलिए इसको काला सोना तक बोला गया है। काला सोना मतलब इतना ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने इसकी तुलना जो है सोने से की है। बेशक से काले सोने से की है, क्योंकि काला रंग है तो काले सोने से ही करेंगे, बट सोने से इन्होंने तुलना की है। आप खुद ही सोचिए कितना ज्यादा इनके लिए ये इंपॉर्टेंट था, कितना ज्यादा इनको इसका स्वाद अच्छा लगा होगा काली मिर्च का। काली मिर्च हमें कहाँ से मिलती थी? दक्षिण भारत वाले एरिया से। और आप ये देखिए, रोमन साम्राज्य में क्या क्या फेमस था? सोना फेमस था, मसाले फेमस थे, कीमती पत्थर फेमस थे, और ये तीनों चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? ये तीनों चीजें हमें साउथ इंडिया से देखने को मिलती हैं। ये इमेज से आपको ना ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए मैं ना ज्यादा से ज्यादा इमेजेस लगाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप जो है लंबे टाइम तक इसको याद रख सके, और आप बाद में भी रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
समुद्री तटों से लगे राज्य, अब जो समुद्री तट है उनसे जो राज्य लगे हुए थे उनके बारे में ये बात कर रहा है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ी तटीय प्रदेश है। अब जो हमारा साउथ वाला एरिया है वो क्या है, बहुत सारे वहां पे तटीय प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। कौन सा मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ है? कावेरी का मैदान। कौन सा मैदान गाइस? कावेरी का मैदान। और आपका जो है मूविंदार क्या होता है, जो संगम कविताओं में ना मूविंदार की काफी ज्यादा चर्चा मिलती है। इनकी मूविंदार की संगम कविताओं में बहुत ज्यादा चर्चा मिलती है। संगम कविताएं वही तमिल में जो लिखी गई है वो वाली, और ये मूविंदार की काफी ज्यादा चर्चा होती है। ये मूविंदार है तो है क्या? ये पहली बात तो तमिल शब्द है मूविंदार, और इसका अर्थ क्या होता है? तीन मुखिया। तीन मुखिया क्या अर्थ होता है? तीन मुखिया। मूविंदार का अर्थ है तीन मुखिया। तीन मुखिया कौन कौन से? चोल, चैर, पांडे। इनका जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रभाव था साउथ वाले भाग में। कहाँ पे? ये वाले भाग में जो है आप लोगों को चोर, चैर, पांडे 2300 साल पहले जो है आपको यही राजा दिखेंगे। इनके राजा चोर, चैर, पांडे के राजा आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे। काफी शक्तिशाली थे ये तीनों के तीनों। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। मतलब इनके ना दो केंद्र हुआ करते थे। एक जो है क्या होता था, तटीय हिस्से पे हुआ करता था, और एक अंदरूनी। एक मान लीजिए अंदर की तरफ होगा, एक तट वाली साइड होगा। और इसमें भी ना दो सबसे ज्यादा, देखो टोटल तो 6 हो गए। दो इसके हो गए चोल के, दो हो गए हमारे चेर के, एक अंदर एक तटीय वाले, दो पांडे के हो गए। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए हमारे। अब इन 6 में से ना दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से? एक तो चोलों का जो पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह था कावेरी पट्टनम। क्या चीज? कावेरी पट्टनम। पट्टनम ये काफी इंपॉर्टेंट था। और दूसरा जो पांडे की राजधानी, पांडे की राजधानी मदुरै, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उस समय पे। एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। मैंने अभी आपको लोगों को बताया, यहाँ पे टोटल हमारे 6 हो गए, इसमें से जो है दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक था चोलों का पत्तन। पत्तन और पोर्ट और बंदरगाह एक ही चीज होती है, जहां से सामान चढ़ाया उतारा जाता है उसी को बोला जाता है। पुहार या कावेरी पट्टनम, कावेरी पट्टनम को ही पुहार बोला गया है। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। इससे आपको ये भी याद हो गया होगा कि पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। ये कौन है? इनके पता है, इनके 200 साल बाद ना कौन देखने को मिलते हैं? सातवाहन देखने को मिलते हैं। इनके 200 साल 2 वर्षों के बाद जो है आप लोगों को सातवाहन देखने को मिलेंगे। सातवाहन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये थी गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातकर्णी इनकी माता का नाम था। इनकी माता के नाम से ही जो है इनका नाम पड़ा था। मतलब ये दिखा रहा है कि सातवाहन जो था ना पितृ सत्तात्मक जो था, वो केवल पितृ सत्तात्मक नहीं, वो मातृ सत्तात्मक था। लेकिन हालांकि जो है सत्ता में जो है जो मतलब राजा जो बनेगा वो मेल ही बनेगा, लेकिन आपको माता भी जो है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म में देखने को मिलेगी, क्योंकि राजा के नाम में ही जो है माता का नाम यूज किया जाता था। आजकल आप देखेंगे क्या होता है, अब लड़का हो या लड़की हो, उनके साथ ना उनके पिता का नाम जोड़ा जाता है, ना कि उनकी माता का। पहले पिता का जोड़ा जाता है। उस टाइम पे सातवाहनों का ये रूल नहीं था। उनका ये था कि मम्मी का नाम पहले जोड़ा जाएगा। मम्मी का जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप हिंदू धर्म में भी देखेंगे तो मम्मी का ही नाम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। अब ये देखिए आप, सातवाहन, ये पश्चिम भारत वाली साइड थे सातवाहन, और इनको ना दक्षिणापथ के स्वामी भी बोलते हैं। दक्षिणापथ के स्वामी बोला जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। इनकी जो जानकारी है वो क्या मिलती, कहाँ से मिलती है? गौतमी बलश्री के अभिलेख से मिलती है। किनके अभिलेख से? गौतमी बलश्री के अभिलेख से। पूर्वी, पश्चिमी, वेस्ट और ईस्ट, दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। इन्होंने अपनी सेनाएं कहाँ कहाँ भेजी? पश्चिमी वाले एरिया में भेजी। जैसे कि आप ये देखिए, ये हमारा इंडिया हो जाएगा। देखिए ये है पूर्व वाला क्षेत्र, यहाँ पे भी इन्होंने अपनी सेना भेजी। पश्चिम वाली साइड में इन्होंने सेना भेजी और दक्षिण में भी अपनी सेना भेजी। ये तीनों राज्यों को जीतने वाले थे। ये कौन थे? ये हमारे गौतमीपुत्र सातकर्णी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गौतमीपुत्र सातकर्णी। बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहे हैं ये, और काफी शक्तिशाली राजा रहे हैं ये। मतलब युद्ध हारते नहीं थे ये, ऐसे राजा थे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रेशम मार्ग की कहानी।
रेशम मार्क की कहानी। एक तो रेशम जो था वो तो आपको पता ही होगा, कीड़ों से जो है रेशम जो है निकाला जाता है। कीड़े जो है वही बनाते हैं रेशम, और उसके बाद जो है बाद में जो है बाकी चीज़ जो है तकनीक से जो है उसे प्रॉपर रेशम के फॉर्म में लाया जाता है। सबसे पहले कहाँ पे रेशम का जो आपको मिलता है, वो मिलता है आपको चाइना में। कहाँ पे गाइस? चाइना में आप लोगों को देखने को मिलता है कि रेशम की जो मतलब खोज हुई थी, इन्होंने कपड़े बनाने शुरू किए थे, तो चाइना वालों ने ये स्टार्ट किया था। तो इन्होंने ना काफ़ी सालों वर्षों तक ना अपने इस चीज़ को जो है छुपा के रखा था, क्योंकि रोम में जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, बहुत हाई रेट पे जो है ये बिकता था रेशम। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चाइना में हुआ था, 7000 साल पहले हुआ था। ये देखिए रेशम का कीड़ा है, ये रेशम ऐसे इन्होंने निकाला, इसको फिर फॉर्म में जो है जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा जो है ये इस तरीके से बनाया गया। चीन से पैदल घोड़े, ऊंट, पैदल घोड़े, ऊंट पर कुछ लोग दूर-दूर की जगहों पर जाते थे। बहुत मतलब अब कई लोग जो है पैदल जाते थे, कई लोग घोड़ों पे जाते थे, कई लोग ऊँटों पे जाते थे। अपने साथ जो है रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। ये जो रेशम दिख रहा है इसी से कपड़े बनते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उसे क्या बोला जाता था? सिल्क रूट बोला जाता था। और आपको पता होगा कनिष्क ने ना सिल्क रूट पे ना कब्जा भी कर लिया था, मतलब अधिकार जमा लिया था, जो जाएगा वो उसको टैक्स देगा, ऐसा था। सिल्क रूट किसे कहते हैं? जहाँ से व्यापारी जो है, व्यापारी या अन्य जो लोग हैं, वो जो है क्या जो सिल्क वाले कपड़े लेके जा रहे हैं दूसरे देशों में, और उस वाले रूट को, जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रूट को सिल्क रूट कहा गया। कभी-कभी कभी-कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भी भेजते थे। जो चाइना के जो शासक थे वो क्या करते थे, ईरान वाले हो गए और जो पश्चिमी एशिया वाले लोग हो गए, उनको ना कपड़े भेजा करते थे रेशम के, गिफ्ट के रूप में। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। अब मान लीजिए ईरान की तरफ इन्होंने भेजा गिफ्ट के तौर पे, पश्चिमी एशिया पहले गिफ्ट क्यों दिया? ताकि इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़े, और मतलब लोग देखेंगे कि ये तो राजा महाराजा पहन रहे हैं, ये तो काफ़ी हाई प्रोफेशनल जो लोग हैं वो लोग पहन रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड फिर बढ़ेगी। तो ऐसे ही ना धीरे-धीरे जो है और पश्चिम की तरफ जो है इसकी जो जानकारी वो पहुँचने लगी। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। अभी भी जैसे फैशन बन जाते हैं, कोई भी कपड़ा मतलब आ रहा है तो वो प्रॉपर एक फैशन बन रहा है, सभी लोग फिर वो पहन रहे हैं। तो वैसे ही ना रेशम जो है वो काफ़ी ज़्यादा, रेशमी कपड़ा जो था वो काफ़ी ज़्यादा फैशन में आ गया और काफ़ी महँगा भी बिकता था। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। अब देखिए चाइना से आप कहीं दूसरे पश्चिम की तरफ जो है जाएँगे, तो पहाड़ भी आएँगे, रेगिस्तान भी आएँगे और जाने का खर्चा वगैरह भी होगा। तो उस सबको इंक्लूड किसमें किया जाएगा? उन कपड़ों में ही इंक्लूड किया जाएगा, उन सब का खर्चा। फिर वो कपड़ा जो है बेचा जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा महँगा बिकता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी लेते थे। अब जो वहाँ के लोग थे, आसपास जो रह रहे हैं, जिस रास्ते से लोग जा रहे हैं, वहाँ के आसपास के जो लोग थे, उनसे जो है क्या कहते थे, ये लोग जो है पैसा भी लेते थे कि आप यहाँ से जा रहे हैं, ये हमारा रास्ता है ये वाला, आप यहाँ से जाएँगे, आप हमें पैसा देंगे। तो ऐसा भी किया जाता था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से रेशम मार्क की कहानी। कुछ शासक इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। कई ऐसे शासक थे जो क्या है रेशम मार्ग पे जो है नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, टैक्स तथा तोहफों के ज़रिए लाभ मिलता था। अब जो व्यापारी है वो वहाँ पे टैक्स देते थे उस रास्ते में जाने के लिए, और जो है तोहफे जो है गिफ्ट्स दिया करते थे। तो अब जो है कई लोग जो शासक थे ना वो क्या चाहते थे, राजा महाराजा क्या चाहते थे, जो राजा थे वो चाहते थे कि हम ना इस पे कब्जा कर लें। तो वो जो टैक्स है वो हमें देंगे, हमारे पास आएगा, तो हमें उससे लाभ होगा। वो गिफ्ट्स हमारे पास आएँगे तो हमें उससे लाभ होगा। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। अब जो है शासक भी तो कुछ बदले में देगा, तो वो सुरक्षा प्रदान करते थे, क्योंकि जब जिस रास्ते जा रहे थे वहां पे ना लुटेरे वगैरह भी थे, तो उनसे जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य शासक करते थे। तो दोनों का ही फायदा था। कुषाण, 2000 साल पहले कुषाण, कनिष्क इसी का राजा था कुषाण वंश का। 2000 साल पहले आपको कुषाण देखने को मिलते हैं। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कुषाणों का जो है जो दो शक्तिशाली मुख्य केंद्र थे वो कौन कौन से थे? पेशावर,
जो कि आपका पाकिस्तान में मिलेगा। मथुरा तो हमारे इंडिया में ही है, आप लोग जानते हैं, जहाँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा, तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। ये कुषाण एम्पायर आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से प्रॉपर इस ऐसे जा रहा है। कुषाण एम्पायर यहाँ पे लिखा भी है, यह है कुषाण वंश। क्या है ये? कुषाण वंश। पेशावर, ये रहा पेशावर, और मथुरा ये रहा। तक्षशिला भी ना इधर ही वाली साइड ही है, पाकिस्तान में ही मिलेगा आपको। कुषाणों ने जो है सबसे पहले क्या किया था, सोने के सिक्के जो है स्टार्ट किए थे कुषाणों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के स्टार्ट करने वाले कुषाण है, लेकिन मैक्सिमम सोने के सिक्के पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे गुप्त वंश। ठीक है, सबसे पहली बात कौन है? पहला सोने के सिक्के जारी करने वाला कुषाण। ये आपको सोने के सिक्के देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके के सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। 2000 साल पहले आपको यहाँ पे एम्पायर प्रॉपर दिखता है, किसका? कुषाण वंश का दिखता है। कुषाण एम्पायर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये है सिल्क रूट, ये प्रॉपर इस तरीके से ईरान भी जा रहा है, टर्की भी जा रहा है, इस्तांबुल जो है टर्की में ही आता है, ऐसे ऐसे वेनिसर सब जगह जा रहे हैं। ये है एंशिएंट सिल्क रूट। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बौद्ध धर्म का प्रसार। पहली बात तो ये बताइए, बौद्ध धर्म का जो है वो उसके जो स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे हमारे सिद्धार्थ, जिनका नाम था सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम था। इन्हें हम गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध। ये है गौतम बुद्ध, ये देखिए ये है गौतम बुद्ध। ये कौन है? ये है कनिष्क। कौन है ये? कनिष्क। काफी मतलब सिल्क रूट पे इन्होंने अधिकार भी कर लिया था। कनिष्क 1900 साल पहले जो है कनिष्क आपको देखने को मिलता है। कौन से वंश के थे ये? कुषाण वंश के थे। इन्होंने जो है महायान का विकास किया था। किसने? महायान शाखा जो है बौद्ध धर्म की ही शाखा है महायान, हीनयान महायान ऐसे है। तो ये महायान का जो है किन्होंने विकास किया था? ये किया था कनिष्क ने। दो मुख्य विशेषताएं थी महायान की। बुद्ध की प्रतिमा स्टार्ट। अब जो है पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, बुद्धिज्म में जो है मूर्ति पूजा नहीं थी। बुद्ध को एक मूर्ति के रूप में फॉर्म करके जो है पूजा नहीं जाता था, लेकिन महायान शाखा में जो है बुद्ध को प्रॉपर मूर्ति के रूप में रखा गया और उसके बाद उनको पूजा गया। इनकी मूर्तियां जो है मथुरा में आप लोगों को देखने को मिलेगी और कुछ मूर्तियां जो है आप लोगों को तक्षशिला में मिलेगी। मैक्सिमम मथुरा में है बुद्ध की मूर्तियां, प्रतिमाएं। बोधिसत्व में आस्था। बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ये जैसे कि ये एक व्यक्ति है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या होगी? ज्ञान की प्राप्ति। अब इसके बाद ये एकांतवास लेंगे, जैसे कि साधु हो गए उसी तरीके से आप मान सकते हैं। एकांतवास करके इसके बाद ये क्या करेंगे? प्रॉपर ही साधना में लग जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के बजाय अब ये होता है बोधिसत्व, लेकिन इसका जो है इसका अब जो है इस ये क्या करेंगे? अब ऐसा करने के बजाय महायान शाखा में वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझते हैं। अब जो है ये व्यक्ति एकांत में नहीं रहेगा, ये परिवार में ही रहेगा, लोगों को जो है शिक्षा देगा, सभी लोगों से मिलजुल के शिक्षा देगा। ये पहले क्या करते थे? पहले जो प्रॉपर एकांत, किसी से नहीं मिलना, किसी से मिलना जुलना नहीं, कुछ भी नहीं, सबको त्याग के अपना एकांतवास में जो है अपनी साधना करना। लेकिन बाद में इस बोधिसत्व जो है उसमें चेंजेस हुआ, और आस्था में जो है चेंजेस हुआ। अब जो है शिक्षा देनी है दूसरों को। क्या करनी है? बोधिसत्व की जो बौद्ध धर्म की उसकी शिक्षा देनी है। अब कनिष्क। कनिष्क रचनाकार अश्वघोष। अच्छा, बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष जो है किनके दरबार में रहते थे? दरबार में कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष। और अश्वघोष ने रचयिता किसके हैं? ये है बुद्ध चरित्र के। अश्वघोष प्लस अन्य बौद्ध विद्वान, इन्होंने जो है संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर दिया था। जो अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, और जो अन्य विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में जो है संस्कृत भाषा में लिखना स्टार्ट कर दिया था। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है बौद्ध धर्म का प्रसार? पश्चिम वाले एरिया में देखने को मिलता है और साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। अब जो बौद्ध भिक्षुक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, तो वो क्या, उनको फिर वो कहीं तो रहेंगे ना, तो उनके लिए क्या किया जाता था? पहाड़ों में जो है गुफाएं खोद दी जाती थी, वहां पे वो अपना रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद बाहर आएंगे। जब वो भिक्षा मांगे तो दूसरों को जो है वो उपदेश वगैरह दिया करेंगे, मतलब थोड़ा शिक्षा वगैरह दिया करेंगे। फिर जो है सामने वाला जो उनको कुछ खाने को या समथिंग कुछ देगा, इस तरीके से था।
तो कनिष्क जो है वो कब आता है? 1900 साल पहले। याद रखना है आप लोगों को, कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का। नेक्स्ट, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थयात्री तो बहुत सारे आए इंडिया में, चाइना से काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। चाइना से ये क्यों आए थे? ये बुद्ध के बारे में जानना चाहते थे। किनके बारे में? गौतम बुद्ध को जो है वो ये काफी मानते थे चाइना वाले, तो वो जो है उनको जानना चाहते थे कि मतलब कहाँ पे उनकी जो जगह थी उन सबको देखना चाहते थे, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, जहाँ उनका जन्म हुआ, ये सब जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया, तो ये सब जो है इनको देखना था, उनको जानना था और घूमना वगैरह था उसी से रिलेटेड। ये चाइना से ही आए थे। कहाँ से? चाइना। फायान भी, हुएनसांग, श्वेनसांग भी इनका नाम मिलता है, और हमारे इत्सिंग। देखिए फाइयान जो है, फाशियन लिखा हुआ है यहाँ पे, इनका फाइयान भी इनको बोला जाता है। ये जो है 1600 साल पहले आए थे। और किनके दरबार में आए थे? आप लोगों को पता है ये किनके दरबार में आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके दरबार में देखने को मिलते हैं। श्वेन सांग जो है, इनको जो है हुएन सांग भी बोला जाता है। ये 1400 साल पहले आए थे और ये जो है आपको देखने को मिलते हैं हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन वर्धन के काल में भारत आए थे। इसके करीब 50 साल बाद जो है इत्सिंग भी आते हैं। ये तीनों के तीनों चाइना से आए हैं। वेनसांग भूसागर भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चाइना वापस लौटे। अब जो हुएनसांग है वो क्या करते हैं? वो स्वेन सांग जो है वो क्या है? वो चाइना अब लौटते हैं। कहाँ से? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर। उन्होंने जो है सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्होंने क्या क्या एकत्र किया था? इन्होंने जो है बुद्ध की मूर्तियां एकत्र की थी, जो सोने से, चांदी से, चंदन से बनी हुई, जो चंदन की लकड़ी से बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां थी, वो एकत्र की थी। ये बुद्ध के बारे में ही तो जानने के लिए आए थे, तो उनसे रिलेटेड चीजें जो है इन्होंने एकत्र की। और पांडुलिपियां जो है क्या होती थी? जो ताड़ की जो बुर्ज नामक वृक्ष होता था उनकी छाल उतार के जो है ताड़पत्र जो है बनाए जाते थे, उस पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी। पांडुलिपियां में उपदेश वगैरह होते थे, तो इन्होंने ना 600 उपदेश जो है उनके जो है पांडुलिपियां एकत्र की थी उपदेशों वाली। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गए, 20 घोड़ों पर लेके गए, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई। 50 हो गया, 550 बची इनके पास। जब सिंधु नदी पार करते हुए उनकी जो नाव जो है ना उलट गई थी, वो सिंधु नदी पार कर रहे थे, उनकी नाव जो है उलट गई थी, तो 50 पांडुलिपियां जो है उस समय खो गई, पानी में बह गई होगी, नदी में बह गई होगी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब ये जो तीर्थयात्री थी श्वेन सांग, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है पांडुलिपियां संस्कृत में थी, पांडुलिपियां, इनका जो है क्या किया? ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन किया किस भाषा में? चाइनीज भाषा में। चाइनीज भाषा में लगा दी इन्होंने, प्रॉपर अपना पूरा जीवन ही इसमें व्यतीत कर दिया। भारत की यात्रा इन्होंने फाशियान ने जो है 1600 साल पहले की थी। ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। श्वेनसांग ने जो है 1400 साल पहले की थी। इत्सिंग ने जो है 1350, इनके 50 साल बाद 1350 साल पहले की थी। यहाँ मतलब 50 से आप माइनस करेंगे तो यही आएगा। बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखना चाहते थे। ये क्या है? बुद्ध से जीवन से जो जुड़ी जगह है, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, वो सब जगह ये क्या करना चाहते थे? वहां पे उनको देखना चाहते थे, ये जितने भी यात्री आए थे। और प्रसिद्ध जो मठ है उनको भी देखना चाहते थे। भक्ति की शुरुआत, ये क्या है? ये है वरा के रूप में विष्णु। कौन है ये? वरा के रूप में विष्णु। वरा अवतार है ना विष्णु जी का, उन्हीं की बात की जा रही है यहाँ पे। आप लोगों को पता होगा वरा अवतार विष्णु जी का। ये जो है आप लोगों को एमपी में देखने को मिलता है, एरन, एमपी के एरन में आपको ये देखने को मिलता है वरा। मतलब इसमें ये है कि जो ये विष्णु जी का ये जो रूप है, वरा रूप है, ये पृथ्वी को जो है बचाने के लिए था। किसके लिए था? ये पृथ्वी को बचाने के लिए था। हम आगे पढ़ते हैं। भक्ति की शुरुआत, शिव विष्णु दुर्गा आदि की जो है भक्ति की जाती थी। किन किन की भक्ति होती थी? शिव विष्णु दुर्गा जी की भक्ति की जाती थी।
इनकी जो पूजा है ना कैसे की जाती थी, भक्ति परंपराओं से की जाती थी। भक्ति जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। क्या थी? लोकप्रिय थी। भक्ति परंपरा से इनकी पूजा की जाती थी। भक्ति परंपरा से इसमें ये होता था, जैसे कि कोई देवी है, कोई देवता है, उनके जो है उनके प्रति जो है श्रद्धा को ही भक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए देवी देवता के प्रति जो है श्रद्धा को क्या कहा जाता है? भक्ति कहा जाता है। यहाँ पे लिखा भी है, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति किसे कहते हैं? जब देवी देवता है उनके प्रति श्रद्धा। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। अब भक्ति का जो पथ है, भक्ति का जो मार्ग है, वो सबके लिए ही खुला है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, या कोई ऊंची जाति का हो या कोई जो है नीची जाति का हो, उन सब के लिए जो है भक्ति का मार्ग खुला हुआ है। ये नहीं है कि बस जो धनी लोग हैं वही भक्ति करेंगे, वही पूजा पाठ कर सकते। जी नहीं, भक्ति जो है सभी कर सकते हैं। इसमें भक्ति में क्या होता था? इसमें ये होता था कि आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा दिखानी है, सिर्फ ईश्वर को मानना है, ये होता था। ये मतलब दूसरे के साथ आपको बुरा नहीं करना है, कर्म कांड कोई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना जो है साधना करनी है, ईश्वर से प्रति ईश्वर के साथ जो है जुड़ाव महसूस करना है। इस तरीके से होता था भक्ति। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में देखने को मिलती है। हिंदुओं को जो पवित्र ग्रंथ है वो भगवत गीता हमारा, उसमें जो है आपको देखने को मिलती है। भगवत गीता जो है किसका हिस्सा है? महाभारत का हिस्सा है। आप लोग जानते होंगे महाभारत का हिस्सा है भगवत गीता। जब अर्जुन जो है वो नहीं चाहते थे कि मैं युद्ध लड़ूं या समथिंग, ये जो है अपने उनको ये लग रहा था अर्जुन को, ये तो मेरे ही अपने लोग हैं, जो उनके अगेंस्ट में तो उनकी तो कजन्स वगैरह थे वो, और तो वो नहीं चाहते थे युद्ध लड़ो। तो श्री कृष्ण ने उन्हें क्या बोला? उन्होंने बोला है तुम जो है उन्होंने श्री कृष्ण ने बोला तुम सभी धर्मों को छोड़ो, तुम जो है क्या करो, सभी धर्मों को छोड़कर जो है मेरी शरण में आ जाओ, यानी कि श्री कृष्ण जी की शरण में आ जाओ। उन्होंने उपदेश दिए। उन्होंने ये कहा कि जो श्री कृष्ण है वही जो है अर्जुन को जो है सारी बुराइयों से मुक्त करा सकते हैं। और पूजा का यही रूप जो है भक्ति कहलाया। यही रूप क्या कहलाया? भक्ति कहलाया। और ये जो है धीरे धीरे सब जगह फैल गया था। ये बोला है भगवत गीता में। तो भक्ति की चर्चा हमारे भगवत गीता में आपको देखने को मिलती है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन, व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। अब आपको कोई आडंबर, कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ वगैरह करने की आपको आवश्यकता नहीं है। भक्ति में ये कहा गया आपको डायरेक्ट जो है ईश्वर से कनेक्ट करना है। आपको क्या करना है? सिर्फ ईश्वर के प्रति आपको लगन दिखानी है। आपको जो है अपना व्यक्तिगत पूजा करनी है, अपने अकेले में आपको पूजा पाठ करना है, अपना मंत्र जाप करना है। इस तरीके से जो है वो होती है भक्ति, ये बोला गया है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का ये मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। भक्ति मार्ग को जो अपना रहे लोग, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है अपना कोई, आप मान लीजिए कोई उनकी आराधना करना है, देवी देवता की आराधना करने वाला कोई व्यक्ति है, तो अब जो है उन्हें जो है उनके दर्शन मिलेंगे। किनके? ईश्वर के दर्शन उनको मिलेंगे, जिस रूप में भी वो चाहे। चाहे वो फूल के रूप में चाहे, फूल के रूप में उनको दर्शन मिलेंगे। चाहे वो किसी को मूर्ति में जो है खूबसूरत मूर्ति जो है उसमें आपको देवी देवता को देखना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको देवता जो है वो दिखेंगे, वो दर्शन आपको देंगे। चाहे वो सिंह के रूप में दें या पेड़ के रूप में दें, वो किसी भी जिस रूप में आप देखना चाहते हैं उसमें जो है ईश्वर जो है आपको दर्शन देंगे। ये मानना है किसका? भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों का। हिंदू, हिंदू जो है ये आपको जो है हिंदू शब्द आज हमने मतलब वैसे ही यूज किया है। हिंदू एक मतलब प्रॉपर कम्युनिटी को बोला जाता है आज के टाइम। हिंदू जो है वो कैसे निकला है? वो शब्द जो है इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू शब्द जो है वो इंडस से निकला है गाइस। किससे? इंडस, जो हमारी सिंधु नदी है, जो हमारी इंडस है, वहां से आपको इंडिया, आपको पता है इंडस से जो है हमारा इंडिया बना है। मैंने आपको 6 चैप्टर जो है क्लास 6 का जो है आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर था, उसी में मैंने आपको बताया था।
अब इसके जो इंडस के जो है इधर पूर्वी वाले एरिया में जो लोग रहते थे उनको जो है हिंदू बोला जाता था। उनको क्या बोले, उनको इंडिया, पहली बात तो उनको इंडिया बोला गया, इंडियंस बोला गया। तो वहीं के लोगों को जो है ना सिंधु, उनसे सिंधु स यूज नहीं किया जाता था, तो वो ना ह यूज करते थे, स की जगह ह यूज करते थे, तो हिंदू बन गया। वैसे सिंधु से ही हिंदू शब्द निकला है। और हिंदू शब्द किसने बोला है? ये अरब वाले जो हो गए, जो ईरान वाले हो गए, इन लोगों ने जो है सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा है। क्योंकि ये स वर्ड जो है वो यूज नहीं किया करते, वर्ड यूज नहीं किया करते थे, वो स को ह बोलते थे, इस वजह से सिंधु से हिंदू हो गया। तो आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है क्लास 6 का। अब जो है हमारा चैप्टर 11 रहता है और 12 रहता है, तो ये भी आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी मैं, प्रैक्टिस सेट। और 9th 10th 11th 12th चैप्टर्स के जो है मैं प्रैक्टिस सेट फ्राइडे और सैटरडे को आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। फ्राइडे एंड सैटरडे इनको आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है हमारा क्लास 6 हिस्ट्री का जो है कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे ज्योग्राफी, और साथ ही साथ हम एशियन हिस्ट्री के बीच बीच में क्वेश्चंस भी क्या करेंगे। मैं रील्स के माध्यम से भी आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया करूंगी, ताकि आपकी ना बार बार प्रैक्टिस होती रहे, और आपको जो क्वेश्चन कठिन लगते हैं उनको जो है आप बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली ना अपने आप ही याद हो जाती है। आप बार बार किसी चीज को रिवाइज करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 1947 हम सभी जानते हैं 1947 को हम लोग आजाद हुए। क्यों हम ये जानते हैं? क्योंकि हम बचपन से ये चीज सुनते आ रहे हैं, बार बार हम क्या कर रहे हैं, वो रिवाइज हो रहा है, हमारे माइंड में खुद ही रिवाइज हो रहा है। बचपन से ही हम ये सुन रहे हैं ना, 1947 में हम आजाद हुए, 1947 में हम आजाद। कोई भी कहीं पे भी आप देखेंगे तो बोलते हुए दिख जाता है। तो आपको ये याद हो गया, 1947 शब्द जो है आप लोगों को याद हो गया। क्यों? उसका यूज ही इतनी बार लोगों ने किया, आपके सामने इतनी बार आपको ये देखने को मिल गया, यूज मिल गया, आपका वो है अपने आप माइंड में ना रिवीजन होता गया। तो वैसे ही जो है मैं आपके ना क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करवाती रहा करूंगी रील्स में भी, तो आप वो रील्स में देखा कीजिए, आप उन्हें देखिए। और ये मत सोचिए कि मैम जो है रिपीट करवा रही है कुछ क्वेश्चन, तो नहीं, वो मैं रिपीट जान के करवा रही हूँ। रील्स में आपको रिपीटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आप ऑलरेडी जो इसमें कर चुके होंगे, वही वाले जो है मैं रील्स में भी प्रोवाइड करवाती हूँ। बस वो है कि 2 या 3 क्वेश्चन मैं एक रील में प्रोवाइड करवाती हूँ, ताकि जो है आपका रिवीजन जो है अच्छे से हो सके। आप बार-बार उस क्वेश्चन को देखेंगे, बार-बार उसको पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएगा। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपको कब ये जो है क्वेश्चंस याद हो गए। आप वैसे रट्टा मारने बैठेंगे ना, कॉपी में आपने लिख लिया, उसके बाद आप उससे रट्टा मार रहे, नहीं होगा गाइस, कुछ याद नहीं होता। एक दिन आपको याद रहेगा, दूसरे दिन याद रहेगा, उसके बाद फिर आप भूल जाएंगे। तो रील्स के माध्यम से आप उस चीज को याद ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग जो है रील्स भी अच्छे से देखिए, आपको चैनल पे ही देखने को मिल जाती है रील्स, और हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो भी और प्रैक्टिस सेट भी आपको चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो सारा का सारा तो मैं आपको यूट्यूब पे ही करवा रही हूँ, तो आप लोग जो है अच्छे से कीजिए प्रैक्टिस वगैरह। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ रहे हो, या आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना जो है बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो की जो है अपडेट मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच गाइस ये पूरी वीडियो देखने के लिए। अब जो है हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, जो कि हमारी क्लास जो 11th होगी, चैप्टर नंबर 11th जो है हम वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।